जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आज की पॉलिटी की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजन कि भारत में किस किस तरीके के आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल समझाए गए हैं और किस तरीके से उनको लागू किया जाता है, क्या क्या वहां पर प्रोविजन सेट किए गए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे संविधान में बताए गए हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। तो आपने सिर्फ 3 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 352, उसके बाद आएगा आर्टिकल 356, 356 और एक आर्टिकल और है जिसका जो नेम आप बोल सकते हो वो है 360। ठीक है, तो 3 आर्टिकल आपके पास मेजर हैं, एक है 352, 356 और 360। ठीक है, चार चार के गैप के ऊपर है ये। तो ये 3 मेजर आर्टिकल हैं। सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल 352 की, तो आर्टिकल 352 है तो हमारा इमरजेंसी, बट किस टाइप की इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती है। तो 352 बोल रहा है कि ये नेशनल इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें अगर कोई युद्ध हो गया, कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर युद्ध है या फिर किसी तरीके से किसी आर्मी ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या भारत में उस समय 352 लागू किया? नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक रीजन में हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे अब ईरान की अगर हम बात करें, इराक या इजराइल जो भी देश है जहां पर पूरे जो अदर कंट्री है वो वहां पर ब्लास्ट जो वो कर रही है, तो वहां पर हर किसी रीजन के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वहां पर इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। अगर भारत में कभी ऐसा होगा तो भारत में भी क्या लगाई जाएगी? इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारी आर्मी जो है वो उतनी पावरफुल है कि अगर कोई ड्रोन आ रहा है या कोई भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो डिफीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 356। 356 जो है वो कहां पर लगाया जाता है? राज्य में लगता है। ध्यान रखेंगे 352 जो है वो हमारा लगेगा नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्र के हिसाब से पूरे देश पर। और 356 जो है वो कहाँ लगता है? वो सिर्फ किसी एक स्टेट में लगता है, राज्य में लगता है। और वहां पर राज्य में जो शासन होगा वो किसका शासन होगा? राष्ट्रपति का शासन होगा। एक एक करके हम डिटेल में भी जानेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल का मतलब जब पैसा खत्म हो गया, जैसे हिमाचल अब धीरे धीरे जो है वो लोन के उस कर्ज में जो है वो डूबता जा रहा है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स होगा जहां से कुछ ना कुछ पैसा जो है वो बन बन के आ रहा। नहीं तो इस टाइम पे क्या होना था, जब अगर इनकम ही नहीं है, खर्चे इतने ज्यादा है, तो सारा का सारा क्या होना था, हमने कर्जे में डूब जाना था। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी जो है वो लगाई जा सकती है। श्रीलंका में भी लगी थी। ठीक है, जब पैसा खत्म हो जाता है सरकार के पास तो चीजों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे जानेंगे कि जब भी राज्य में इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, स्टेट इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352। भारत में 3 तरीके की इमरजेंसियां हैं। सबसे पहले 352 जो कि बोल रहा है नेशनल इमरजेंसी, 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, और 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल से रिलेटेड है। 3 इमरजेंसी आ गई। जो राज्य में इमरजेंसी लगती है स्टेट में, तो उस समय जो शासन है वो किसके पास चला जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो जम्मू कश्मीर में काफी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मणिपुर में जब हिंसा हुई थी 2 साल पहले, ठीक है, लोगों को जिंदा जला दिया गया था वहां पर, तो वहां पर भी किसका रूल लगा दिया गया था? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति रूल लगता है तो भारतीय सेना जो है अपने तरीके से वहां पर सारी चीजों को हैंडल करती है। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें बात की गई है। आर्टिकल 352 आपको क्या बोल रहा है? आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी। जब भारत की सुरक्षा को युद्ध झेलना पड़े, यानी कि किसी बाउंड्री से जो है वो कोई अटैकर या आतंकवादी जो भारत में घुस आए, युद्ध की स्थिति बन रही हो, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, या फिर जो आर्मी के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो भारत में क्या हो जाता है, कोई एग्रेसिव नेचर क्रिएट हो जाता है। एग्रेसिव नेचर क्रिएट होने का मतलब है कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिस समय जो है वो आपकी
सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है, ठीक है, और आप अपनी सरकार के रिगार्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, ठीक है, और उसके साथ साथ इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, कारगिल के युद्ध हुए, ऐसे ऐसे युद्ध हुए जिसमें आप बोल सकते हो 100, 200, 500 लोगों की डेथें जो हैं वहां पर हुई हैं, आर्मी पर्सन की, ठीक है। तो अगर इस स्थिति में कोई चीज है तो उस समय भारत में क्या लगा दिया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। घोषणा करने वाला कौन होता है, बताता कौन है कि भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, वो किसकी ड्यूटी है, भारत के राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम भारत के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखना। 15वें राष्ट्रपति हैं, फीमेल हैं, बट पहली नहीं है, दूसरी है, ठीक है। पहली कौन सी है, वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट आता है घोषणा जो है वो लिखित सलाह पर ही की जा सकती है, क्योंकि भारत का संविधान हमें एक चीज ये भी बोलता है कि वैलिड तभी होगा जब कोई ना कोई चीज किस में दी होगी, लिख के दी होगी, ठीक है, तभी वो चीज जो है वो वैलिड मानी जाती है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा रही है तो उसको लिखित रूप से देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट आता है संसद द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदन जो है वो आवश्यक है, यानी कि उसको अप्रूव करवाना है विद इन 1 मंथ। ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई चली है और आप चुपचाप बैठे हैं कि हाँ जी कोई जरूरत नहीं अभी नेशनल इमरजेंसी लगाने की। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ये सोच रहा था कि लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है। अब स्थिति तो ऐसी बन गई थी, अब जो जम्मू का एरिया है, कश्मीर का एरिया, वहां पर जो मिसाइलें आ रही थी बाहर से, ठीक है, लेकिन हमने इमरजेंसी नहीं लगाई क्योंकि हमें सोचने के लिए टाइम मिला। इमरजेंसी अगर लगा देते तो फिर भारत जो वो सीधा अटैक कर देता दूसरी कंट्री पे, हो सकता है भाखड़ा बांध ही छोड़ देते, ठीक है। तो फिर तो नक्शे में तो पाकिस्तान पता ही नहीं चलना था कि था भी कि नहीं था, ठीक है। हाँ, हालांकि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बोला भी था कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, बट जो पाकिस्तान है वो सिर्फ आज की रात जिएगा, कल सुबह का सूरज जो है वो किसी भी हाल में उसको नसीब नहीं होगा। कितना की दूर भागेंगे भागड़ावान से, वो एक बार छोड़ दिया पंजाब आधा जाएगा, राजस्थान जाएगा, गुजरात को असर पड़ेगा, हिमाचल को असर पड़ेगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि ऊपर तक भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल साफ स्टेडियम बन जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो उस तरीके से हम जब सोच विचार करते हैं कि हम नेशनल इमरजेंसी लगाएं या नहीं लगाएं, तो उसको अप्रूव कब तक कराना होता है, विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो इतनी पावरफुल है कि उस आतंकवाद को वहां तक ही क्या कर सकती है, वो रोक के रख सकती है। नेक्स्ट आता है अनुमोदन के बाद ये हर 6 महीने के लिए लागू रहता है, यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी मान के चलते हैं लगा भी दी, ठीक है, तो हम उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगाई और उतने टाइम पीरियड तक रहता है, उसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है, बट किसकी मंजूरी पर, राष्ट्रपति की मंजूरी पर। मेन लीडर यही है नेशनल इमरजेंसी से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं इससे, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर में बढ़ोतरी हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट आप पढ़ के आए हैं हमारे संविधान में, उसमें भी कुछ ना कुछ नए कानून को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है उस टाइम पे, हमारे राष्ट्र की हो रही है, तो राष्ट्र के प्रति हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमला हो रहा और आप बोलेंगे नहीं मेरे को तो शिक्षा का अधिकार है, मैं तो स्कूल जाऊंगा, ठीक है, कि वो कौन सी टैगलाइन है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। तब आप ये नारा नहीं लगा सकते कि हाँ हमें तो शिक्षा का अधिकार मिला है, ठीक है, हमें तो अदर फंडामेंटल राइट मिले, जीने का अधिकार मिला है, नहीं। अब धारा 144 लगी और आप वहां पे सभा बना के बैठे हैं, तो पहले तो सीआरपीएफ वाले आपको गोली मारेंगे, ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि बैठे क्यों थे यहाँ पर। तो वो चीज यहाँ पर है कि आपके मौलिक अधिकारों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब आप इतना सा पढ़ के आए हैं कि फंडामेंटल राइट हनन नहीं किए जा सकते, इतना पढ़ के आए, लेकिन किसी सिचुएशन में वो हनन किए जा सकते हैं, कब, जब भारत में क्या लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा और कोई भी किसी भी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता। अगर करता है तो उसके लिए फिर कौन बैठा है, भारत का
सुप्रीम कोर्ट वो संभालता फिर सारी चीजें। और ये आर्टिकल किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट पे इसमें बताया गया है कि आंतरिक अशांति को 44 संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था। आंतरिक अशांति जो अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह। मतलब भारत के कुछ अंदर के ऐसे लोग होंगे जो आपस में क्या करेंगे, कुछ ऐसा लोगों को भड़का देंगे। जैसे अभी एलपीजी की शॉर्टेज आई है ना, ठीक है, तो पूरी भारत को पता, पूरे देश को पता है कि हाँ ईरान इराक के साथ, इजराइल के साथ जो भी युद्ध की स्थिति है, तो गैस की सप्लाई कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा पड़ेगा। अब कोई चीज बाहर से आ रही है तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि हम वीआईपी हैं उतने ज्यादा और हमारे जहाज को वो आने देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से भारत के अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार से वो जबरदस्ती ये कर रहे हैं कि नहीं आप मंगवाओ मंगवाओ, हमें जवाब दो, क्यों नहीं है गैस सप्लाई, क्यों नहीं है। अरे आपको खुद देखना चाहिए कि कोरोना लगा है, कोई इमरजेंसी चली है, कोई फाइट हो रही है, तो उस तरीके से आप क्या करो, वहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन निकालो, सरकार के साथ चलो उस तरीके से। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि 2-4 सिलेंडर अपने घर में रखना शुरू कर दिए, फिर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि गैस नहीं है या ऐसा नहीं। अरे आप खुद भारत के नागरिक हैं, आप खुद एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढो ना, कुछ ना कुछ। अब भारत सरकार की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कर रही है, लेकिन हर किसी पर्सन को उसकी नीड को फुलफिल करना तो एक इम्पॉसिबल सा काम है। तो इसी तरीके से भारत के अंदर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, उनको भड़काते हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता होगा, ठीक है, पहले भारत को आजादी की तरफ लेके चले, फिर बाद में भारत को ही क्या कर दिया, तोड़ दिया, कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में हथौड़े से छेद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसी कुछ चीजों की बात की जा रही है कि इंटरनल डिस्टरबेंस से भी क्या होता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, जैसे भिंडरा वाला केस सुना होगा आपने, ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं उसको, इंदिरा गांधी ने वो कराया था। तो जो खाली स्थानीय थे उनको उनके द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो भिंडरा वाला जो केस था, वो रहते कहाँ थे, भारत में, भारत की रोटी खाते थे, भारत को ही फिर बाद में गालियां भी देते थे। ठीक है, तो भारत के अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज को क्या कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तो उसके लिए इसको 44th संविधान संशोधन में संशोधित किया गया था। भारत में अब तक जो है वो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 3 बार लगी है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी। भारत चीन की सबसे भयंकर लड़ाई हुई थी, सबसे भयंकर लड़ाई। ठीक है, और उसके बाद 1971 में पाकिस्तान का के साथ युद्ध हुआ 1971, और इस युद्ध में पाकिस्तान को तोड़ के एक हिस्सा बना था जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी इस युद्ध से। ठीक है, ये लगाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये दोनों जो इमरजेंसियां थी, ये किसके द्वारा लगाई गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, अब ये जो आंतरिक आपातकाल लगाया था 1975 में, इसको भारत सरकार जो है, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है, वो इसको काला कानून मानती है। क्योंकि इस इमरजेंसी के टाइम में मतलब किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है, कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं हुई थी भारत में कि हाँ लोग उसके प्रति अग्रेसिव हो। बस जैसे वो शाम को मैसेज आया था कि रात के 8 बजे सारे नोट बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, बस वैसे कुछ मैसेज आया था कि हाँ जी नेशनल इमरजेंसी लग गई है। अब क्यों लगी, किस लिए लगी, किसी को कोई पता ही नहीं है। और जैसे नोटों की बात करें, ठीक है, नोटों में जब नोटबंदी हुई तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी कि हम उसको क्या करें, बंद करें, ना ही ऐसी सूचना थी कि हाँ उसको बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो वो ऐसी स्थिति। अब जैसे एलपीजी सिलेंडर के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, अभी आपको पता है कि हाँ युद्ध चला है तो रोक लगाई जा सकती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये चीज हुई थी, उस वजह से हजारों की संख्या में लोगों की क्या होगी, डेथ हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक आपातकाल में, क्योंकि लड़ाई झगड़े हुए, दंगे फसाद हुए, धारा 144 का जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनको भी वहां पर मार दिया गया था। ठीक है, फिर जो आपका भिंडरा वाला केस हुआ उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हुई, और बाद में फिर जो लोग थे उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया था, यानी कि बदले से बदला, बदले की भावना से जो उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाए गए हैं। अच्छा, चीन के साथ युद्ध हुआ 62 में, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 71 में, उसके बाद भी 2-3 युद्ध हुए हैं हमारे, जैसे कारगिल युद्ध 1999 सबसे फेमस है। ठीक है, आप जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले हैं, आपको पता है हमारे पालमपुर के ही एक मेन पर्सन आप बोल सकते हैं। ठीक है, विक्रम बत्रा जी हैं, सुधीर वालिया जी हैं,
सौरभ कालिया हैं, ठीक है। तो मेन आप बोल सकते हैं आर्मी के ऐसे महान शहीद जो वो यहाँ से भी हुए हैं। तो उन्होंने कारगिल युद्ध के टाइम उतनी बहादुरी से काम लिया कि भारत को आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं दी थी उन्होंने। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो गलवान घाटी के ऊपर हमला हुआ था 14 फेब को भी एक हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे जवान थे उनको ट्रक उड़ा दिया गया था। तो उस टाइम पे भी भारत ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। तो यानी कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है कि भारत में इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो भारत इमरजेंसी लगा सकता है, फिर उस टाइम पे तो वो बिल्कुल आर्य पार की लड़ाई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं अब। इसके बाद वो आता है आर्टिकल नंबर 356। अभी हमने 352 के बारे में जाना। 352 आपका था नेशनल इमरजेंसी। 356 पे आ रहे हैं, ये स्टेट इमरजेंसी है जिसको कौन लागू करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि वहां की राज्य सरकार उस चीज को संभाल नहीं पाती है, उनके दायरे से वो चीजें बाहर चली जाती हैं। जैसे मणिपुर में हिंसा हुई, लोगों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ठीक है। तो वहां पर सिचुएशन ऐसी बन गई कि सरकार की बातों को लोगों ने सुना ही नहीं, वहां पर नहीं सुना गया, ठीक है। लोग जो थे वो सरकार को पत्थर मार रहे थे। जैसे अभी बांग्लादेश में जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे, लोग उनके पीछे चप्पल लेके पड़े थे, ठीक है। तो पत्थर पत्थर से ही उन्होंने जो है उनको मारा था। तो वैसी चीजें अगर जब वहां पर हो जाएं, तंत्र उनका विफल हो जाए, तो वहां पर उस राज्य में किसकी जरूरत होती है? राष्ट्रपति शासन की। क्योंकि वहां के लोग इतने उग्र हो जाते हैं कई बार कि वो सरकारी नीतियों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, मूर्तियां तोड़ देते हैं, सरकारी जितना सिस्टम है उसको सारा का सारा खत्म कर देते हैं। तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यह है आपका आर्टिकल 356। इसको स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी हम जानते हैं। अच्छा, किसकी सलाह पर लगाया जाएगा? तो राज्यपाल की सलाह पर। क्योंकि अगर एक सरकार वहां पर चलाई जा रही है तो स्टेट में सरकार का जो हेड होगा वो कौन होगा? सीएम, मुख्यमंत्री। लेकिन उनको देख रेख करने वाला कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति का कोई खास। तो राष्ट्रपति का जो खास होता है वो वहां पे कौन होता है? राज्यपाल। और एट प्रेजेंट टाइम जैसे हिमाचल के नए राज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता, 30वें नंबर के वो राज्यपाल बने हैं, ठीक है, 30th नंबर के। तो वो रिपोर्ट देंगे भारत से इसमें राष्ट्रपति के पास कि क्या वहां पर इमरजेंसी लगाने की जरूरत है या नहीं है, क्या कोई सरकारी तंत्र विफल हो रहा है। अगर वो रिपोर्ट दे देते हैं तो वहां पर सरकार को हटा दिया जाएगा और रूल किसका लगा देंगे? राष्ट्रपति का रूल लग जाता है, ठीक है। इसमें राज्य की जो कार्यपालिका की जितनी शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाती हैं? राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। और राष्ट्रपति वहां पर किसको अपॉइंट कर देते हैं? भारतीय सेना को। फिर वो अपने तरीके से सारी चीजें संभालती है। ये राज्य विधानसभा भंग या निलंबित भी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि सरकार का कोई फेमस मुद्दा चला और वो चलाते रहे अपना, नहीं। जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां पर सारी चीजें किसके पास चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास। वो विधानसभा को सस्पेंड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, मंत्रियों को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ये हमारे इस आर्टिकल में बताया गया है 356। इसमें संसद के अंदर से 2 महीने के भीतर भीतर मंजूरी जो है वो देना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, मंजूरी की हम बात कर रहे हैं, मणिपुर है यहां पर। मणिपुर में सरकार किसकी थी? बीजेपी की। लड़ाइयां हुई, हमले हुए, लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये आ गई हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हमारे हिस्से हैं, एक है हमारा सरकार वाला जिसको हम बोलते हैं पक्ष, और दूसरा कौन आता है? विपक्ष। अच्छा, यहाँ पर लड़ाई चली है मणिपुर में, सरकार है बीजेपी की, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विपक्ष बार बार ये बोलेगा कि सरकार को हटाओ वहां से और किसका शासन लेके आओ? राष्ट्रपति का शासन लेके आओ। अब वो बात नहीं सुन रहे हैं। हिंसा जो वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लोगों ने वहां पर ट्रेनों को भी क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। मतलब जो ट्रेन आएगी उसके नीचे बॉम्ब लगा दो, पूरी की पूरी ट्रेन एक ही बारी में खत्म, ठीक है। जब एक बार वो पटड़ी से उतर जाती है तो 200 की स्पीड से जो चीज चली होगी उसको रुकते रुकते तो 2 किलोमीटर लगेंगे, तब तक तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो विपक्ष ये चाहेगा कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको क्या मिलनी चाहिए? मंजूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे हिंसा हो रही है और संसद में कोई मुद्दा ना उठे, ठीक है। अच्छा, अचानक से कोई चीज वहां पे होगी
तो संसद में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके तहत आवाज उठाई जा सकती है? वो है 0 आवर, शून्यकाल हम जिसको बोलते हैं। और शून्यकाल ऐसा होता है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट और कोई नया मुद्दा जो है अचानक से आप सरकार के सामने रख सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रारंभिक अवधि 6 महीने तक है और इसको आगे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो कहां पर लगा है? जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकारी तंत्र विफल हो जाता है, सरकार नहीं संभाल पाती है। ठीक है, क्योंकि जो सरकार वहां की है वो ज्यादातर कश्मीरी लोग हैं और कश्मीरियों में से कुछ ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, कुछ ये चाहते हैं कि हम भारत के साथ जाएं। तो वहां पर हिंसा बढ़ जाती है, सरकार की बात नहीं मानी जाती है और बाद में शासन किसका लगा देते हैं? राष्ट्रपति का। ठीक है, और वहां पे फिर सारा तामझाम कौन संभालेगा? भारतीय सेना संभालेगी। ठीक है, 356 का सबसे प्रसिद्ध मामला हुआ था SR बोमई केस का, जिसमें इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाया था। ठीक है, अब सरकार इस केस में अपनी मनमानी भी कर सकती है। जम्मू कश्मीर में बार बार वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति अपनी क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां पर राष्ट्रपति को भी फटकार लगा सकता है कि आप ऐसा उसका मिस यूज जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको पता है हिमाचल में क्या हो रहा है? धीरे धीरे फाइनेंस का सिस्टम कम हो रहा है। भारत में सरकार किसकी बैठी है? बीजेपी की। ठीक है, और विपक्ष के लोगों ने अगर ये बोला कि हाँ जी आप हिमाचल में इमरजेंसी लगा दो, राज्यपाल को सूचना मिली कि हाँ धीरे धीरे फंड खत्म हो रहा है, ठीक है, सूचना वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, लेकिन क्या बाकी वहां पर जरूरत है या नहीं है? ठीक है, उस चीज को भी देखना। अगर लगा देते हैं तो क्या क्या नुकसान होंगे? सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? तो राष्ट्रपति उस चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता, मतलब बदले की भावना से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे आर्टिकल 360। 360 किसके बारे में बता रहा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि जब पैसा खत्म हो जाए। ठीक है, भारत की वित्तीय स्थिति या जो भी क्रेडिट हैं, जो भी भारत के पास फंड होते हैं, भारत ने कुछ फंड बेचना भी स्टार्ट कर दिए हैं वैसे। ठीक है, जो अमेरिका के साथ कुछ बॉन्डिंग है वहां पे जो RBI है उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि वो अमेरिका से जो भी उन्होंने लिया होता है ना कुछ क्रेडिट, या वो इमरजेंसी के टाइम क्या कर सकते हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजों को उन्होंने खत्म किया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सभी देशों में किसकी मान्यता मिले? डॉलर की मान्यता मिले। पर भारत ने क्या बोला है कि हम डॉलर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे वहां पर? रुपीज लगाएंगे। ठीक है, दुनिया के ज्यादातर देशों में डॉलर का नाम चलता है। अब $1 की अगर हम बात करें तो वो लगभग लगभग कितने रुपए तक पहुंच गया? 90 रुपए तक पहुंच गया। यानी कि अगर आप अमेरिका में गए तो भारत का कितना पैसा वहां पर गया? 90 रुपए गया वहां पर। ठीक है, अगले साल $1 की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो अगले साल अगर आप $1 की कोई चीज ले रहे हैं तो भारत का कितना पैसा वहां पर गया? 100 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना आपने अपनी जेब से दे दिया अमेरिका को? 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, तो भारत का पैसा धीरे धीरे जो है वो कहाँ जा रहा है? फॉरेन कंट्रियों में जा रहा है। पर डॉलर का प्राइस कैसा रहा? वो तो सेम ही रहा। पहले $1 था 90, अगर 100 कर रहे हैं तो इसको 1.5 कर दो। फिर भारत सरकार ये बोल रही है। ठीक है, अगर बढ़ा रहे हैं, अगर भारत का पैसा ज्यादा वहां पे जाने लगा तो इसका मतलब क्या होगा? अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा। और यही बात किसने नहीं सुनी थी? जो अभी युद्ध चले हैं, क्योंकि अमेरिका जबरदस्ती चाह रहा है कि हमारे रूल रेगुलेशन को माना जाए। भारत के साथ भी यही बातचीत हुई थी, पर भारत ने बोला कि जितनी हमारी नेबर कंट्री हैं हम डॉलर नहीं चलाएंगे, हम वहां पे अपना सिक्का चलाएंगे, रुपीज चलाएंगे। तो इस वजह से अमेरिका के साथ हमारे कुछ जो रिश्ते हैं वो अप डाउन चल रहे हैं, और इसी वजह से भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो लगाया गया था। ठीक है, ये बात है। तो घोषणा करने वाला कौन होता है वित्तीय आपातकाल को? वो होता है राष्ट्रपति। 2 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना जरूरी है और वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकते हैं। वित्तीय मामलों में निर्देश देने का मतलब है कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पर पैसा खर्च नहीं करना है, वो डिसीजन भारत सरकार जो है वो दे सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। उसके साथ साथ जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है, कई बार जो है वो ग्रेड पे नहीं आते हैं, TA DA नहीं आता है, हालांकि सरकार के
फैसले जो हैं वो लोगों के लिए अच्छे तो हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम से उनका भुगतान नहीं होता है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, साल साल भर के, 2-2 साल भर के जो है वो पिछले बैलेंस जो है वो भी चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई ग्रांट मिलती है तो हल्का सा, जैसे एक पानी से एक बूंद फेंकते हैं ना, एक छींटा, ठीक है, तो बस एक 1 करोड़ आया, उसमें से एक छींटा ऐसे से जनता के सामने फेंक देंगे कि हाँ जी आपको हमने टीए डीए दे दिए। जैसे दिवाली होली होगी, इन त्योहारों में देते हैं गिफ्ट की फॉर्म में, बट वो एक्चुअल में गिफ्ट नहीं, वो तो उनका हक है। अगर कोई बैलेंस बचा है वो तो मैंने सरकार से लेना लेना है। बट सरकार क्या कर रही है कि हाँ जी हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने दिवाली पे उनको 2% जो वो टीए दे दिया, वो तो आपका खुद का हक है। तो यहाँ पर वेतन में कटौती की जा सकती है, क्योंकि पैसा बचाना आपको। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। इनके जो जजेस की जो पे होती है वो लगभग लगभग 2.5 से 3 लाख तक जाती है, एक महीने की सैलरी। हमारे एमएलए 1,30,000 तक तो वही सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, और जो रिटायर पर्सन है वो कितनी लेते हैं सैलरी, जो आपके एमएलए हैं। ठीक है, एमएलए जो हैं एट प्रेजेंट टाइम उनकी जो सैलरी है वो आपकी लगभग लगभग 90,000 तक सैलरी है। चाहे एक दिन के लिए एमएलए बनो, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए। ठीक है, तो कोई 1 सेकंड के लिए बना दो बस, ठीक है, तो आपको 90,000 की सैलरी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय बिल, राष्ट्रपति की अनुमति से ही पास होंगे। अब यहाँ पर जितने भी लोकसभा में बिल जाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसको फाइनल में साइन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बट इस केस में जब इमरजेंसी लगाई है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो पास किसी भी हाल में नहीं हो सकते। वैसे तो मेजोरिटी में पास हो ही जाते हैं, पर इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति खुद उस चीज को चेक करेगा क्या जरूरत है या नहीं, प्रॉपर तरीके से। और भारत में अब तक एक भी बार जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी है 3 बार, और जो स्टेट इमरजेंसी है वो भारत के अलग अलग राज्यों में लगी है, हिमाचल में नहीं लगाई गई है आज दिन तक। ठीक है, ना ही लगनी चाहिए वो। ठीक है, जम्मू में लगी है, उसके बाद आपका जैसे मणिपुर है, ठीक है, जो हिंसा वाले एरिया है वहां पर कई बार जो है वो इमरजेंसी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये है आपके मेन 3 आर्टिकल जो कि फाइनेंस, हमारे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी के साथ कनेक्टेड हैं, जिसको हम इमरजेंसी प्रोविजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से किसी भी मेथड से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत में कितनी बार कौन सा शासन लगाया गया, सबसे ज्यादा बार कब लगा, आंतरिक तरीके से राष्ट्रपति सॉरी जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगाई गई। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जल्दी इसका एक और नेक्स्ट सेशन के साथ हम आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।